हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुट गए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट, जिसमें आपका पेपर सेकंड का जो पोर्शन है वो लगभग आपने चेक कर लिया होगा। उसका जो सिलेबस है उसका आपने अध्ययन कर लिया होगा कि कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आने। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, अब मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने कॉमर्स में अकाउंटेंसी, आपके बिजनेस और इकोनॉमिक्स तीनों पोर्शन है उनको शामिल किया जाता है ना। जैसे आर्ट की तरह नहीं होता कि हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल में सिर्फ पॉलिटिकल आएगी, जियोग्राफी में सिर्फ जियोग्राफी आएगी, ऐसा नहीं है। अपने को आपके जो बीकॉम में जो सब्जेक्ट हैं, यानी आपको जो आर्थिक और वित्तीय अध्ययन है, जिसे अपन इको कहते हैं, आपकी बिजनेस कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, उन तमाम में से क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में आने हैं। कहने का मतलब है आपको 11वीं और 12वीं की तीनों बुक्स है, जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, पीजी, ये तमाम चीज़ पढ़नी पड़ेगी और उसमें आपको 120 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ऐसा मटेरियल मेरे हिसाब से आपको अकाउंटेंसी में कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ मिलता है, क्योंकि मैंने कोचिंगों में भी देखा है कि ऐसी चीज़ है वो नहीं बताई जाती है। नॉर्मली अपना जो टारगेट है वो पूरा किया जाता है, लेकिन अपन हो सकता है कि क्लास अपनी छोटी हो, धीरे चल रही हो, लेकिन अपना उद्देश्य है कि अकाउंटेंसी की जो बेसिक जो थॉट होती है उसके साथ आपको जोड़ने का है, ताकि हर पॉइंट है वो आपका क्लियर हो सके। अभी अपन जो आपकी बुक कीपिंग है, पुस्तपालन है, लेखांकन है, उनसे रिलेटेड अपन चर्चा कर रहे हैं। कुछ अवधारणाएं, परंपराएं, मान्यताएं, उन पे भी अपन ने चर्चा की है। साथ में कुछ सहायक भैया हैं, उन पे भी अपन ने चर्चा की है। जिन विद्यार्थियों ने उन क्लासों को नहीं देखा है उनको आपको जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो तमाम वीडियो आप देख सकते हैं। साथ में अपन ने एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर भी आप उन वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। आज की जैसे देख रहे हैं आप थंबनेल, लिमिट ऑफ जर्नल, कुछ जर्नल की सीमाएं होती हैं उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो पुस्तपालन होता है, बुक कीपिंग होती है, जो जर्नल होती है, वो एक आधार बुक होती है। उसके आधार पर ही आगे के तमाम जितने भी खाते हैं, चाहे वो पोस्टिंग हो, लेजर हो, चाहे आपके ट्रायल बैलेंस हो, फाइनल अकाउंट हो, वो तैयार किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने को, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, अगर अपन ज़्यादा पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपने को जो सिलेबस में दे रखा है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने को सिलेबस में ऐसी छोटी सी चीज़ पूछ ली जाती है जो अपने पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है और अपने मन में होता है कि ये चीज़ अपन पढ़ लेते तो उसका बेनिफिट अपने को मिल जाता। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न आप जानते हुए 50% तो औसत मान के चलते हैं। हो सकता है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अपन ये मानकर चलते। तो अपन आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो, स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, जिसमें आज का जो पहला टॉपिक आ रहा है कि जर्नल की सीमाएं, यानी लिमिटेशन ऑफ जर्नल। क्या जर्नल के भी कुछ दोष हो सकते हैं, इनको अपन दोष भी कह सकते हैं, है ना। क्या जर्नल है उसके दोष हो सकते हैं, कुछ सीमाएं हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि जब आप में कोई गुण है तो अवगुण भी निश्चित होगा, क्योंकि कंप्लीट मैन है वो होना मुश्किल है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होते हैं और कोई ना कोई अवगुण होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति पर अवगुण हावी हो जाते हैं, अवगुण ज़्यादा हो जाते हैं, तो गुण है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति में गुण ज़्यादा है, अवगुण कम है, तो वो अवगुण निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वैसे ही जर्नल है, उसमें कुछ छोटी मोटी कुछ दोष बताए गए, सीमाएं बताई गई, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या है कि रोकड़ शेष की जानकारी नहीं। सिंपल सी बात है कि जर्नल में अपन ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई इस कंपनी के पास या इस फर्म के पास कितनी नगद राशि है।
नगद में कितनी राशि है उसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जर्नल है वो डेट वाइज चलती है, कालक्रम के अनुसार में चलती है, आप सब जानते हो। उसको अपन क्या करते हैं, डेट वाइज तैयार करते हैं, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है ना। तो इस तरीके से चलता है। तो उसमें अपन योग सिर्फ जर्नल का लगता है कि जर्नल का डेबिट पक्ष का योग कितना है और क्रेडिट पक्ष का योग कितना है, ये अपने को वहां पर पता चल सकता है। लेकिन अपन रोकड़ शेष की जानकारी वहां से कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज कंफर्म है। तो देखो इसमें क्या है कि जर्नल में व्यवहारों की प्रविष्टियां ही की जाती है। आप सब जानते हो भाई, एंट्री करते हैं, रोकड़ शेष की जानकारी रोकड़ बही या रोकड़ खाता बनाकर ही की जाती है। क्योंकि सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी एंट्री है वो आपके जर्नल में की जाती है ना। जर्नल के बाद जो सहायक बहियां है उसमें उनकी प्रविष्टियां की जाती है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि रोकड़ बही या रोकड़ खाता यानी कैश बुक और कैश बुक या कैश अकाउंट तैयार करके अपने रोकड़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जर्नल का बड़ा आकार, है ना, लार्ज साइज ऑफ जर्नल। आप जानते हो भाई जर्नल का स्वरूप बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि एक व्यापारिक फर्म होती है, उसमें प्रत्येक दिन के जो सौदे हैं वो उसमें दर्ज किए जाते हैं। तो हो सकता है एक दिन में आपके 100 सौदे भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सौदे का मतलब यही नहीं है कि क्रय और विक्रय भी है, आप खर्चे भी चुकाते हो, कोई संपत्ति भी खरीदते हो, यानी कुल मिला के बहुत सारे आपके ट्रांजैक्शन पर डे हो सकते हैं, है ना। बहुत लार्ज कंपनी होती है तो उसमें भी बड़े होते हैं, तो वहां पर जो जर्नल है वो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो जर्नल का आकार क्या हो गया, बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक इसकी सीमाएं मान सकते हैं कि सभी व्यवहारों की प्रविष्टियां एक ही पुस्तक में किए जाने से जर्नल पुस्तक अत्यधिक भारी और बड़ी हो जाती है। इसे लिखने और रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे लिखने में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी होगी, बहुत ज़्यादा भारी होगी, तो उसको अपन पन्ने पलटेंगे या उसको आगे लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी कठिनाई अपने को महसूस होने लगे। तो ये एक छोटा सा एक और इसका दोष अपन मान सकते हैं, जर्नल का बड़ा आकार, है ना। तो ये देखो, वैसे तो आप सबको पता है कि भाई जर्नल के क्या क्या दोष हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य अपना ये है कि भाई ये चीज़ आपके दिमाग में रहे, है ना। ये चीज़ आपके दिमाग में रहती है तो अपने को क्या होता है, एक विश्वास प्राप्त होता है कि ये चीज़ अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं, आंतरिक जांच की व्यवस्था नहीं, है ना। इंटरनल चेक है वो इसमें नहीं होता है। तो इंटरनल चेक किस में होता है? देखो ऑडिट में होता है ना। अंकेक्षण में इंटरनल चेक है वो होता है, लेकिन आपकी जो जर्नल होती है उसमें इंटरनल चेक की व्यवस्था नहीं है। इंटरनल चेक का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी का ही है, उसके द्वारा चेक किया जाना है, वो इंटरनल चेक के अंतर्गत आता है ना। तो इसलिए अपन क्या मान सकते हैं कि एक ही व्यक्ति द्वारा जर्नल में प्रविष्टियां करने से व्यवहारों की आंतरिक जांच नहीं होती है, क्योंकि वो जर्नल की एंट्रियां कौन करेगा? परमानेंट जो एक व्यक्ति है वही करेगा। और उसने अपने आप, क्योंकि कई बार क्या होता है और कॉन्फिडेंट आ जाता है, अपन क्या करते हैं, अपन ने जो लिखा वो सही लिखा। अपन अपने कार्य का या स्वयं का मूल्यांकन कभी भी नहीं करते। अगर मनुष्य स्वयं का मूल्यांकन करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी जो आदि गलतियां हैं, कमियां हैं, वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाती है। उसको कहते हैं ना, आत्म मंथन करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा उसमें नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा जर्नल तैयार की जाती है और वो स्वयं के काम की जांच नहीं करता है, तो इसलिए उसकी आंतरिक जांच नहीं हो पाती है। इसलिए गलती और गबन की संभावना भी बढ़ जाती है, में भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आगे आता है चौथा पॉइंट, समय का अपव्यय और खर्चली, यानी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसेज तो है और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। देखो इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यवहार पर एक खाते के नाम को प्रत्येक बार लिखने तथा खतौनी में डेबिट और क्रेडिट करने में समय का अपव्यय और लागत में भी वृद्धि होती है। क्योंकि एक जैसे वही वो चलता है, राम से माल खरीदा, फिर दोबारा माल खरीदा, फिर दोबारा माल खरीदा, तो उसको बार बार आप राम को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो तो उससे वही काम हो रहा है। लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि लुकास पेसियोली ने क्या कहा था कि भाई प्रत्येक पक्ष के कितने पक्ष सौदे होते हैं, है ना। प्रत्येक सौदे के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष, एक क्रेडिट पक्ष, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये माना, तो इसलिए ये कुछ इसके अपन दोष मान सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो। देखो यहाँ तक कितना कुछ समझ में आपके आ रहा है ना। क्योंकि जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये नई चीज़ है, और नई चीज़ है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अपन अनलकी भी कह सकते हैं, है ना, अनुभवी भी कह सकते हैं, पर अनुभवी इसमें कोई नहीं लेना चाहता, है ना। ऐसी एग्ज़ाम होती है उसमें अनुभव कोई नहीं लेना चाहता, सब ये चाहते हैं कि पहली एग्ज़ाम है उसमें मेरा सिलेक्शन हो। तो हम भी यही आशा करते हैं कि पहली एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए आप तैयारियों में जुट जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सहायक भैया, है ना, सब्सिडायरी बुक्स। सहायक भैया में देखो आपकी कौन कौन सी आती है। सहायक भैया की अपन बात करें तो सहायक भैया में कौन कौन सी आती है। नंबर 1 है ना, आपकी जो कैश बुक है, कैश बुक है वो सहायक भई होती है। नंबर 2 है ना, कैश बुक सहायक भई है। आपकी जो परचेज बुक है, परचेज बुक है वो आपकी सहायक भई है। नंबर 3 सेल्स बुक, वो भी आपकी सहायक भई है। नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक, है ना, सेल्स रिटर्न बुक, ये आपकी क्या होगी, नंबर 5। नंबर 6 बिल्स रिसीवेबल बुक्स, नंबर 7 बिल्स पेबल बुक, नंबर 8 प्रॉपर जर्नल, प्रॉपर जर्नल ये आपकी सहायक भैया होती है ना। इनको अपन किस में शामिल करते हैं, सहायक भैयों में शामिल करते हैं, है ना। ये आपकी सहायक भैया है। तो सहायक भैयों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई देखो, जितने भी सहायक भैयों में क्या है, जितनी भी उधार खरीद और बिक्री आती है ना, उधार खरीद, उधार जितनी भी खरीद है वो आपकी परचेज बुक में। पहले मान ले जितनी भी जो नगद है, नगद आपकी खरीद और नगद बिक्री है वो आपकी कैश बुक में आएगी। उधार खरीद है वो आपकी परचेज बुक में आएगी। उधार बिक्री है वो आपकी सेल्स बुक में आएगी। जो माल आपने उधार खरीदा वापस लौटा रहे हो वो आपका परचेज रिटर्न में आएगा। जो माल सेल्स रिटर्न है, जो माल आपने बेचा था उधार वो वापस आ रहा तो सेल्स रिटर्न में आएगा। आपने किसी पर बिल स्वीकार के लिखा है, बिल लिखा तो वो बिल रिसीवेबल में आएगा, और अगर आपने बिल स्वीकार किया तो बिल्स पेबल में आएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रविष्टि बच जाती है वो आपकी प्रॉपर जर्नल में उसकी एंट्रियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को सरलता, सुविधापूर्वक और शीघ्रता से लिखने हेतु भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यवहारों से संबंधित विशेष जर्नल तैयार की जाती है। सहायक भैयों को मिला के क्या कहते हैं, इसे विशेष जर्नल। और जिसे विशेष जर्नल या सहायक भैयों के कहा जाता है, सहायक भैयों के नाम से जाना जाता है, या स्पेशल जर्नल के नाम से भी अपन को कहते हैं। सहायक भई का दूसरा नाम क्या है, विशेष जर्नल, है ना, जर्नल टू जर्नल, मुख्य रोजनामचा, ये नाम भी इसको कहा जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। ये आपकी सहायक भैया, कुछ सहायक भैया है और ये सहायक भैयों का तरीका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें आगे, इनकी अपन थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सहायक भैया है वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन थोड़ी सी इनकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या होता है।
है ना। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक तो देखो कैश बुक होती है और एक कैश अकाउंट होता है ना। एक परचेज बुक होता है, एक परचेज अकाउंट होता है, एक सेल्स बुक होती है, एक सेल्स अकाउंट होता है ना। तो यहाँ पर अपने को कंफ्यूज हो सकता है, ये कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, क्योंकि परीक्षा में अगर आ गया कि भाई परचेज बुक क्या होती है, तो आप परचेज अकाउंट समझ लो, यानी परचेज खाता समझ लो, है ना। और वो पूछे आपसे परचेज अकाउंट क्या होता है, आप परचेज बुक समझ लो, है ना। जैसे मान लो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि उधार खरीदे गए माल का लेखा किस बही में होगा। एक तो आ जाए आपका कैश बुक, एक आ जाए आपका सेल्स बुक, एक आ जाए आपका परचेज अकाउंट, और एक आ जाए आपका परचेज बुक, है ना। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, परचेज बुक और परचेज अकाउंट में। जबकि ये आपके कंफर्म होना चाहिए कि उधार खरीदे गए माल का लेखा किस में आएगा, किस में आएगा, परचेज बुक में आएगा, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे पूरी डिटेल से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके कोई भी शंका समाधान है वो तुरंत और फुरत अपने डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बढ़े आगे, अब देखते हैं इसमें पहले अपन देखेंगे सहायक बहियों के लाभ, है ना। एडवांटेज ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। नंबर 1, योग्यता अनुसार कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। आपकी योग्यता के अनुसार इसमें काम का विभाजन किया जा सकता है ना। जैसे अपन देखते हैं कि अनेक सहायक भैया होने से विभिन्न व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार लेखांकन कार्य विभाजन किया जा सकता है ना। सहायक भैया जैसे मान लो 8 हो गई, तो 8 भई में जिस व्यक्ति को मान लो परचेज बुक के बारे में ज़्यादा है तो उसको परचेज बुक दे दी, जिसको सेल्स बुक के बारे में ज़्यादा है उसे सेल्स बुक दे दी, जिसे कैश के बारे में ज़्यादा जानकारी है उसे कैश बुक दे दी, है ना। इस तरीके से अपन कार्य का विभाजन कर सकते हैं उन कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार, ठीक है। प्रत्येक बही में कर्मचारी विशेष द्वारा निरंतर कार्य करने से उसकी योग्यता और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। एक ही काम को आप बार बार करते हो हो सकता है कि उस काम को लगातार करने से आपकी इफिशियंसी भी बढ़ जाए और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाए और आपकी योग्यता भी बढ़ जाए, क्योंकि बार बार वो काम आप करोगे तो उस काम के लिए क्या हो जाते हो, आप अभ्यस्त हो जाते हो। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो सकता है, किसका, सहायक बहियों का, ठीक है। समझ गए मेरी बात। ये अपने को सहायक बहियों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन वाला एक लाभ का पॉइंट अपन मान सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, नंबर 2, उत्तरदायित्व का निर्धारण, है ना। फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को मान लो कि किसी व्यक्ति को कैश बुक का काम दिया, अगर वो कैश बुक का काम नहीं करता कंप्लीट, तो अपन उसको उस काम के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपन ने परचेज बुक का काम दिया तो परचेज बुक के लिए, सेल्स बुक का काम दिया है तो सेल्स बुक के लिए, तो इस तरीके से उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है अगर वो यथा समय काम पूरा नहीं करते। तो इसमें क्या है, प्रत्येक कर्मचारी का किसी विशेष सहायक बही से संबंध होता है, यानी जो भी काम उस जिस बही से रिलेटेड उन्हें दिया जाता है तो उससे उनका संबंध होता है। अतः उस सहायक बही में किसी भी प्रकार की अशुद्धि, है ना, त्रुटि होने पर उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यानी जिस व्यक्ति को जो काम दिया जाता है और वो काम वो समय पे नहीं करता है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक महत्वपूर्ण होती है आपके सहायक बहियों के एडवांटेज के रूप में, कि अपन ने जिस व्यक्ति को जो काम दिया था वो नहीं करता है तो उसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं और उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। जांच में सुविधा, अलग अलग खाते हो गए, परचेज यानी उधार क्रय का अलग हो गया, उधार बिक्री का अलग हो गया, रोकड़ का अलग हो गया, है ना, आपका बिल्स का अलग हो गया, परचेज रिटर्न का अलग है, सेल्स रिटर्न का अलग है, सबका अलग अलग हो गया। तो उनकी जांच करने के लिए भी अपने पास क्या रहेगा, समय रहेगा। और साथ में अगर किसी अशुद्धि के कारण तलपट का योग नहीं मिलता, है ना, क्योंकि तलपट है वो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तैयार की जाती है, और तलपट का योग नहीं मिलता है तो सहायक बहियों की सहायता से अशुद्धि की जांच की जा सकती है ना। तो सहायक बही की सहायता से अशुद्धि की जांच की जा सकती है। और एक सहायक बही एक विशेष प्रकार के व्यवहारों को ही लेखा करती है। एक सहायक बही है वो क्या करती है, जो विशेष प्रकार के लेखे होते हैं, व्यवहार होते हैं, उन्हीं को वहां पर दर्ज
करती है। ठीक है, सही बात है। तो ये चीज भी अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जांच में सुविधा भी मिलेगी। कब? जब सहायक भैया अपन तैयार करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। खतौनी में सुविधा है ना, अपन क्या करें, जो पोस्टिंग है उस वो भी अपने लिए इजी हो जाएगी। इजी हो जाएगी ना, तो एक सहायक बही एक ही प्रकार के लेन देनों से संबंधित होती है। जो सहायक बही होती है, मैंने बताया ना, जैसे कैश बुक है वो कैश से रिलेटेड, परचेज बुक है वो उधार क्रय से रिलेटेड, सेल्स बुक है वो उधार विक्रय से रिलेटेड, परचेज रिटर्न है वो उधार जो आपने रिटर्न किया, रिटर्न हो रही है उधार वापसी, वो सेल्स रिटर्न जो माल आपने बेचा था वो वापस हो रहा है ना। तो वहां पर अपने इनको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। खाता बही में बार बार खतौनी करने की अपेक्षा एक ही बार खतौनी कर दी जाती है, अतः समय और श्रम दोनों की बचत होती है। खाता बही में बार बार अपने एक काम को बार बार करेंगे तो उससे अनावश्यक क्या होगा, अनावश्यक समय भी लगेगा और श्रम भी बढ़ेगी, और अपने को खतौनी एक ही बही के द्वारा अपन आसानी से उनको देख देख के खतौनी कर सकते हैं, तो वहां पर अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आगे लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लोचशीलता भी होती है। क्या होती है कि व्यवसाय में सहायक भैया व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। सहायक भैया है वो व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार, कि कौन सी बही की आवश्यकता है ना। हो सकता है अपन ने कोई बिल स्वीकार भी नहीं किया और बिल लिखा भी नहीं है, तो वहां पर बिल रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल की जो बुक्स है उनको रखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो वो क्या होगा, उस व्यापार की स्थिति के अनुसार होगा, व्यापार की स्थिति कैसी है वहां उसको काम में लिया जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें हो सकती है। प्रारंभ में रोकड़ बही रख सकते हैं, तत्पश्चात अन्य सहायक बहियां भी रखी जा सकती है। जब अपना सारा का सारा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है तो अपने को सिर्फ रोकड़ बही रखने की आवश्यकता है, यानी कैश बुक रखने की आवश्यकता है, बाकी रखने की आवश्यकता नहीं, है ना। लेकिन यह कहा जाता है कि व्यापार है वो उधार के बगैर नहीं चल सकता, आपको उधार माल बेचना भी पड़ेगा, उधार माल खरीदना भी पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने को परचेज बुक और सेल्स बुक, परचेज वापसी और सेल्स वापसी ये तो रखनी ही पड़ेगी। तो पर प्रारंभ में अपन रोकड़ भी रख सकते हैं, और बाद में जिस प्रकार अपने को अन्य भइयों की आवश्यकता होगी उन्हें अपन ऐड करते हुए चलेंगे, है ना। ठीक है, यानी सभी भैया रखने की आवश्यकता नहीं, अकॉर्डिंग टू नीड, आपको जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे इनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे है एक ही स्थान पर पूर्ण विवरण, है ना, फुल इंफॉर्मेशन एट वन पैलेस। एक ही स्थान पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। सहायक भैया रखने से एक प्रकार के सभी लोग लेन देन है उनका पूर्ण विवरण है वो आपको एक स्थान पर मिल जाता है, जिससे प्रबंधकों को इससे निर्णय लेने में आसानी रहती है। जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको निर्णय लेने में ये काम है उनके लिए आसान हो जाता है ना। कब? जब सारी डिटेल है उनको एक जगह मिलेगी तो उनकी सहायता से वो तुरंत सहायक भैया की जितने भी जो भैया हैं वो तैयार कर लेंगे, और साथ में फिर उनकी जो भी डिटेल है, पोस्टिंग वगैरह, साथ में ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है, वो इनकी सहायता से आसानी से हो जाएगी। तो ये भी एक एडवांटेज है आपकी सब्सिडायरी बुक्स का। ठीक है, आगे कपट से बचाव, है ना, कपट से बचाव यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड से भी आप बच सकते हैं। कैसे? कि लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा, यानी लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है ना। अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य करने से कपट की संभावना नहीं होती है और आंतरिक जांच प्रणाली भी लागू हो जाती है। जैसे अभी अपन ने चर्चा की थी कि अपन प्रारंभिक जो जर्नल करते हैं उसमें अपन क्या होता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जर्नल एंट्री कर रहा है, वो एक ही व्यक्ति कर रहा है। लेकिन सहायक भैयों ने अपन में क्या किया कि योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन कर दिया। जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है उसके अनुसार उन्हें काम दे दिया कि भाई ये कैश बुक तैयार करेगा, ये आपके सेल्स बुक है, ये आपकी परचेज बुक है ना, ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, यानी उनको काम दे दिया। तो सब व्यक्ति अलग अलग हो गए, तो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके द्वारा काम किया जाएगा, तो उनकी जिम्मेदारी होगी और साथ में वो ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनका काम किसी दूसरे व्यक्ति ने चेक कर लिया हो, है ना। तो वहां पर कपट की संभावना कम होती है और साथ में एक दूसरे की जांच के द्वारा आपकी आंतरिक जांच प्रणाली भी वहां लागू हो जाती है। ठीक है,
आंतरिक जांच प्रणाली वहां पर लागू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपके 7 इसके पॉइंट है। किसके किसके पॉइंट है? सहायक बहियों के लाभ के रूप में। परीक्षा में मैं ये नहीं कहता कि भाई ये आ जाएंगे, है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको अपने को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये चीज आप पढ़ लोगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि 11वीं और 12वीं की अकाउंटेंसी है, उसके सबसे ज्यादा टॉपिक है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन के पीजी के तो आपको 5-6 टॉपिक मिलेंगे दोनों मिला के, है ना, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 11वीं की पूरी अकाउंटेंसी और 12वीं की पूरी अकाउंटेंसी को इसमें इंक्लूड किया गया। तो अपना जो टारगेट है वो ये होना चाहिए, अपने को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है ना, सिलेबस को कवर करना है, और जितना मैक्सिमम अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने को अपना टारगेट होना चाहिए। और अगर इस टारगेट के अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको फर्स्ट ग्रेड में गजेटेड ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा वादा। अगर ये आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो आज के इस सेशन में एक छोटी सी चर्चा, लगातार हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारा टाइम जो भी हो सकता है थोड़ा आपको कम लगे, लेकिन हमारा उद्देश्य कि चाहे समय कम लगे लेकिन आपको महत्वपूर्ण जानकारी है वो दी जाए, ताकि आप अपडेट रहें और तैयारियों में जुटे रहें। लगातार थोड़ा थोड़ा सेशन अपन बात करेंगे और उसके बाद अपना सेशन है और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आप लगातार जुड़ते जाएं, और लगातार जुड़ोगे तो बढ़िया मैटर है वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।